नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज जो भारत की राजनीतिक अवस्था व्यवस्था जो कुछ भी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये बहुत जटिल और कुटिल होती जा रही है। अब इससे पहले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि जो ट्रंप साहब हैं वो अपनी स्टेटमेंट पर अडिग हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने जो है सीज़ फायर कराया था और 5 घंटे के अंदर ही सारा वो खेल ख़त्म हो गया था। अब उस साथ में उन्होंने ये भी कहा था, मैंने दोनों को ये चेतावनी दे दी थी कि अगर वॉर नहीं रुकती तो मैं किसी प्रकार का धंधा नहीं करूँगा आपसे। तो ये सारी बात हमने आपको पहले वीडियो में बताई थी। साथ में ये भी दिखाया था कि बरक्स इसके जो मोदी साहब हैं वो क्या कह रहे हैं सदन में। उन्होंने ट्रंप साहब का कोई सीधा नाम नहीं लिया कि उन्होंने ये खंडन करके कहा कि नहीं, ट्रंप साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी बात जो रखी है वो हमने आपको दिखा दी थी। खैर, जिस भी स्थिति से हम गुजर रहे हैं इसको समझना ज़रूरी है। और आप ये भी जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी ये भारत को एक उधर दिशा प्रदान करना चाहते हैं। वो आप और हम सबको पता है कि किस प्रकार का 2047 तक ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बना देंगे और जो पूरा जो कुल समाज है भारत का वो संगमय हो जाएगा। आरएसएस रोड मैप फॉर द 21st सेंचुरी, इस तरह की किताब है, सुनील अंबेकर साहब की लिखी हुई। उसके बारे में बहुत बार मैं जिक्र कर चुका हूँ, उसमें आपको ये सारा हवाला मिल जाएगा। आगे बात करेंगे हम उस पर। और ये जो बदलाव आ रहा है भारत में ले जाने की, कितना आएगा कैसा आएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एक चुनौती है। और वो चुनौती क्या है हम उस पर भी हम चर्चा करते हैं। मेरे पास एक किताब है वो जिसका मेन जो टाइटल है वो है इंडिया। उसके साथ जो सब टाइटल आप कह सकते हो पॉपुलेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है जी, ये 3 शब्दों का सब टाइटल आप कह सकते हो। ये R.H. कैसन साहब की है, यानी इनका पूरा नाम अगर मैं कहूँ तो रॉबर्ट हार्विक कैसन, ये जो ब्रिटिश के एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं। तो अब इनकी किताब में एक हवाला मिलता है, फिजिशियन है फ्रैंक कॉसिस बर्नियर। फ्रैंक कॉसिस बर्नियर एक ट्रैवलर भी थे, इतिहासकार भी थे, वगैरह वगैरह। इनका बहुत सारी इनके एक जिसे कहते हैं कि बहुत थिंकर। इनका एक आप कोइंसिडेंस कह सकते हो कि 25 सितंबर को इनका जन्मदिन है। हालांकि ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। 1688 में ये गुजर चुके थे। और 1688 यानी 17वीं शताब्दी के मध्य में जो ये अपनी इन्होंने बात कही वो 17वीं शताब्दी के मध्य की है, लगभग 300 साल पुरानी। और हमने देखना ये है कि इनकी बात में कितना दम है अब, क्योंकि इन्होंने एक जगह लिखा है इसी किताब में, इंडिया डिफीट्स मोस्ट ऑफ दोज हु ट्राई ईदर टू अंडरस्टैंड और टू चेंज इट। यानी भारत ने अक्सर उनको मात दी है जिसने बदलने या समझने की कोशिश की हो। अब इसी कथन को हम समझ लेंगे कि आरएसएस और बीजेपी क्या अपने उसमें जो लक्ष्य इन्होंने रखा है 2047 तक का उसे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि भारत की जटिलताएं कुछ और तरह की हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर काउंसलर हैं जिनका नाम है पीटर नवारो ने एक इंटरव्यू में जो उन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी है वहाँ का, अमेरिका का, उनको एक इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने 50% जो टैरिफ लगाया, क्यों लगाया। उन्होंने कहा, ये कह रहे थे नवारो साहब कि भारत हमसे एक्सपोर्ट करते हुए बहुत सारी वस्तुओं का एक्सपोर्ट करता है, $50 बिलियन ये हमसे अर्जित करता है और सस्ता तेल मंगा के रशिया से और हमें इस तरह का करता है। तो उसने 25% अनफेयर ट्रेड को माना है और 25% जो है वो नेशनल सिक्योरिटी मानी है। ठीक है जी, इस तरह का उन्होंने उसको जो इसको बाइफरकेट करके 25-25-50 करके ये टैरिफ लगाया है। अब क्योंकि एक लंबी विवेचना है, इस पर मैं आगे बात करूंगा। साथ में उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो हमसे पैसा मतलब जो कमा के और भारत जो है वो सस्ता तेल खरीदने यानी रशिया को मजबूत कर रहा है और यूक्रेन को कमज़ोर करने का उन्होंने इस तरह से एक कोई आरोप लगाया है। तो इस तरह की इसमें बात है, हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। अब समझ लेते हैं कि इसका असर जो है 27 अगस्त को एक खबर छपी थी जब ये टैरिफ लगना था, तो किन क्षेत्रों को ये प्रभावित करता है जो टैरिफ, इसको समझ लेते हैं। जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर फियर जॉब लॉसेस। अब लेबर यानी जो श्रम जो प्रधान जो क्षेत्र है उसमें से कृषि तो मेन आ ही जाता है, और भी हैं। अब इसमें आगे वो कहते हैं टेक्सटाइल है, जैम, ज्वेलरी, जो अब सूरत का आप हाल देख रहे हो, 1 लाख से ज़्यादा या 1 लाख के आसपास का जॉब वहाँ पे जा भी चुके हैं। तो इस तरह की जो उसका असर है वो देखने को अब धीरे धीरे मिलेगा और मिल भी रहा है। तो ये 27 को ही खबर छप चुकी थी। यानी ट्रम्प्स 50% टैरिफ्स किक इन टुडे, एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल, जैम्स एंड ज्वेलरी वर्स्ट हिट। यानी जो भारत इसको अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था, जिनमें टेक्सटाइल था, जैम है, ज्वेलरी, हालांकि कुछ मेडिसिन वगैरह का भी है, तो इनका सब का जो है असर अब इस पे इन पूरे इसमें क्षेत्र में पड़ेगा।
और ये अब आपको दो। अच्छा, एक और मज़े की बात है, एक और इसी आर्टिकल छपा है, अशोक गुलाटी साहब हैं। अशोक गुलाटी जी का परिचय मैं आपको दूंगा। और ये 2015 में इनको एक ये सम्मानित भी किया गया था पद्मश्री से। तो अब इनका जो 2015 में इनका सम्मान किया गया था। ये बहुत प्रतिष्ठित जिसे कहते हैं कि डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं। अब इन्होंने एक बात कही है इस अपने लेख में। इनका जो लेख का जो शीर्षक है वो है अंडर कवर ऑफ ट्रेड डेफिसिट। दूसरे शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो छिपा हुआ व्यापार घाटा कह लें, सरल से शब्दों में इसको समझते हैं। इनका जो मेन इन्होंने उसमें कहा, स्ट्रेस दिया है, उसको हम समझते हैं। वो कहते हैं कि चीन ने 1990 से और 2000 तक, यानी एक दशक के अंदर उसने जो अपने यान का जो उसको रखा ना उसके सामने, डॉलर के सामने, वो अंडर वैल्यू ही रखा एक दशक तक। ठीक है, मान गए, उनकी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने फिर जो सब्सिडीज़ उन्होंने इसी के अंडर द कवर ऑफ दिस जो अंडर वैल्यू की उसके कवर में उन्होंने जो एक्सपोर्ट को जो सब्सिडी देनी थी वो बढ़ा रखी थी। तो उसके सिलसिले में उन्होंने अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसे काफ़ी इकट्ठा किया है। अब 3.3 ट्रिलियन, जो पता आप देखोगे विकीपीडिया और दूसरे सोर्सेज से तो पता चलेगा, 3.3 ट्रिलियन जो है चाइना का आज की डेट के अंदर जो है जो विदेशी मुद्रा भंडार आप कह सकते हो। और 1 ट्रिलियन जो होता है वो 1 लाख करोड़ का होता है। ठीक है जनाब, तो 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का उनके पास मुद्रा है, विदेशी मुद्रा। ये तो चीन की बात है। और भारत की मुद्रा की अगर हम बात करें तो वो है इस टाइम 57.3 लाख करोड़ का। ठीक है जी, हमारे 51 लाख करोड़ की तो हमारी जो साल का जो हमारा बजट है रफली इतना है। ठीक है, अब भारत कहाँ खड़ा है? भारत के पास जो है ये बिलियन में है, यानी 821 बिलियन के आसपास, ये 821 बिलियन का जो है मुद्रा भंडार है। और आज की डेट के अंदर अगर हम बात करें तो तकरीबन 88 रुपये 17 पैसे के पास डॉलर है आज की डेट के अंदर। उसका जो रिवर्स वगैरह उसको लगा के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। लेकिन अब भारत की अगर बात करें, वो 10 साल की बात करें तो आज 14 से तो आज की सरकार है ही है। और 14 के बाद से तो जिस तरह से रुपया गिरना शुरू हुआ है सबको पता है। 10 साल 11 साल 12 बीत गए हैं। अब नीतियों का प्रभाव किस तरह से एडवर्स पड़ेगा इसको भी हमने समझना है। अशोक गुलाटी साहब ने तो कह दी ये बात कि उसने 1 दशक तक नीचे, तो 1 दशक तक तो रखा था, अब 1 दशक से तो ऊपर ही हो गया भारत को तो। और ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से क्या होगा। खैर, जो कुछ भी है जैसा भी है, अब भारत की जो इस टाइम करंट स्थिति है उसको भी समझ लेते हैं। 7 अगस्त को विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, ठीक है जी, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी और साथ में बताया कि जो किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है उसके भी सारे जो है वो अब परतें अब खुल रही हैं। उससे पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 7 अगस्त से पहले, वो लिखा था मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र। अच्छा, ये सारी पैनी निगाह जो पवन खेड़ा साहब हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि वो पहले से ही थे, वो अंदर अंदर अपना काम कर रहे थे। और किस तरह से दिल्ली, हरियाणा और यानी महाराष्ट्र का, और उससे पहले भी अगर मध्य प्रदेश का भी देखें, यूपी का भी देखें, सब जगह, क्योंकि जहाँ गड़बड़ी इतनी चुनौती के साथ और इतने ताल ठोक कर वो जीत वाली जो बात है इसको समझने वाली ज़रूरत है। तो 7 अगस्त को वो कहते हैं कि जो कर्नाटका का उन्होंने उदाहरण दिया, जो हेरा फेरी हुई, चोरी हुई वोटों की, उसका सारा खुलासा किया, पूरे सबूत दिए। फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से अब 17 अगस्त से लेकर और कल तक उन्होंने यात्रा, वोट अधिकार यात्रा निकाली और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला देश के अंदर। और इसको ही समझना है कि ये रिस्पांस जो है ये इशारा क्या कर रहा है। ठीक है जनाब, ये इशारा ये कर रहा है भारत को जो है, इसको समझना होगा कि जो ये एक किस्म की एक का बिगुल है। क्योंकि अब ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकने वाला। आपको बता दें कि ये जो यात्रा है, क्योंकि इसके बाद अब तेजस्वी निकालेंगे, फिर इधर भी अपना हरियाणा में भी इसकी तैयारी हो रही है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने बिगुल बजाया है। अब ये कहाँ तक, ये जो शंखनाद कहें तो ये किस तरह कहाँ तक जाएगा, इसको समझने वाली बात है। और ये जो एक यात्रा से हमें, वोट अधिकार यात्रा से समझ में आता है वो ये है कि उलझते लोकतंत्र में वोट चोरी का लोकतांत्रिक संघर्ष आरंभ हो चुका है। ये जो यात्रा है ये दर्शाती है। अगर अंग्रेजी में हम सिंपल से अंग्रेजी में समझना चाहें तो स्ट्रगल टू प्रिवेंट वोट रिगिंग इन ए ट्रबल्ड
डेमोक्रेसी। तो इसको हमने समझना है, इस करके मैंने आपसे साझा करी आज की वीडियो कि किस तरह से ये जो सब चल रहा है और समझना हमें सबको है, क्योंकि आज सिर्फ पत्रकारिता का ये दायित्व नहीं रहा कि वो साझा करें जो परिस्थितिक जो कुछ चल रहा है। इस बदलते भारत को हमें समझना है कि बदलता भारत कैसा बदलता भारत है। अगर अनुराग ठाकुर ये कह दे कि हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे, वुड यू बिलीव? क्या ये बिलीव करने की बात है? और सच अगर दूसरी तरफ जो मोहन यादव जी हैं, जो सीएम साहब हैं मध्य प्रदेश के, वो ये कहते हैं कि माखन चोर नहीं, वो रेबल थे। चलो मान गए, सारी बातें ठीक है। अब आखिरकार ये जो है देश पीछे देखते हुए कहाँ तक आगे बढ़ेगा। तो दर्शकों, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।